नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश आर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले आधे घंटे आपके स्क्रीन पर आने को तैयार अब तक की बड़ी और अहम खबरें। मगर सबसे पहले बात एक अहम विषय की जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। बात स्पेस की हो या स्पोर्ट्स की, एजुकेशन की हो या आर्म्ड फोर्सेस की, हर जगह हर डगर पर भारत की बेटियों ने तय किया है कामयाबी का शानदार सफर। तो फिर जो खेल हमारी रगों में जुनून बनकर दौड़ता है, वहां लड़कियां लड़कों के बराबर क्यों ना हो। आज बेटियों ने वहां भी मैदान मार लिया है। वजह है बीसीसीआई का ऐतिहासिक ऐलान। जी हां, आज स्वदेश आवर की शुरुआत हम इसी विषय पर करेंगे, इस पर चर्चा से करेंगे। क्रिकेट के खेल में ऐतिहासिक फैसले की बात होगी। बीसीसीआई ने आज महिला क्रिकेटर्स को मेल क्रिकेटर्स के बराबर मैच फीस देने का ऐलान किया है। देश में महिला क्रिकेट के लिए ये कैसे मील का पत्थर साबित होगा, इस मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट से जुड़ी कुछ हस्तियां भी जुड़ेंगी, साथ ही हम कई पूर्व जो क्रिकेटर्स हैं और कोचेज हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हमारी सहयोगी करिश्मा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। करिश्मा, बीसीसीआई ने जो नजीर पेश की है, इससे देश में महिला क्रिकेट को कितना बढ़ावा मिलेगा, साथ ही दूसरे खेलों के लिए ये कैसे एग्जाम्पल सेट करेगा? जी बिल्कुल, वो फ़र्क जो था वो आज बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने अपने सोशल मीडिया पे अनाउंस करके ख़त्म कर दिया है। इक्वल पे रहेगा अब विमेन क्रिकेटर्स और मेन क्रिकेटर्स के लिए, जेंडर इक्वालिटी रहेगा। डिस्क्रिमिनेशन जो जेंडर के बेसिस पे होता था वो आज बीसीसीआई ने ख़त्म कर दिया है। तो एक बहुत ऐतिहासिक डिसीजन, फैसला जो है वो बीसीसीआई ने आज लिया है। इसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। टेस्ट में 15 लाख रुपए की फीस होती है मेन क्रिकेटर के लिए, अब महिला क्रिकेटर्स को भी उतनी ही फीस मिलेगी। ओडीआई में 6 लाख फीस है, महिला क्रिकेटर्स को फिर उतनी ही मिलेगी। और टी20 इंटरनेशनल में जहां मेन क्रिकेटर्स को 3 लाख मिलते थे, विमेन क्रिकेटर्स को भी अब 3 लाख रुपए की ही फीस दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो बीसीसीआई ने आज लिया है, जो जय शाह ने अपने सोशल मीडिया, अपने ट्विटर पे अनाउंस किया कि इक्वल पे कर दिया गया है विमेन्स क्रिकेट के लिए। और याद रखिए, विमेन क्रिकेट का एक बहुत ज़्यादा लड़ाई रही है, स्ट्रगल रही है इस लेवल तक आने के लिए, क्योंकि जब उन्होंने शुरुआत की थी तब वो बीसीसीआई के अंडर भी नहीं थे, रिकॉग्नाइज भी नहीं थे। तो वहां से जब मिताली राज, झूलन गोस्वामी ने शुरुआत की, आज कई सालों बाद एक सपना जो है वो पूरा हो रहा है कि विमेन क्रिकेटर और मेंस क्रिकेटर में कोई फर्क नहीं रह गया है। सेम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो मेंस क्रिकेटर के पास है वही फीमेल क्रिकेटर्स को भी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मोटिवेशन, एक कॉन्फिडेंस भी है अभी जो लड़कियां खेल रही हैं उनके लिए, आगे और जाके ट्रॉफियां जीतने के लिए। अभी एशिया कप में हम 7वीं बार चैंपियन बने थे। तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई ये सब देख रहा है और उनको एक रिवॉर्ड के तौर पर भी ये दिया गया है कि इक्वल पे जो है वो अब विमेन्स क्रिकेटर्स के लिए रहेगा। और ये कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस जो है जो अभी यंग। बिल्कुल बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि जिस तरह का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास अब बढ़ रहा है, उससे एक राह तो आसान होगी, लेकिन इस पर चर्चा बेहद ज़रूरी है। और इस चर्चा में हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर अंजलि शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। इसके साथ ही आशुतोष श्रीवास्तव साहब हैं जो कि जाने माने क्रिकेट कोच हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अंजलि, मैं आपके पास आना चाहूँगा। इस पूरे फैसले को अगर हम देखें महिला क्रिकेट के तौर पर, और जिस तरह की ये फैसला हुआ है, उसमें सबसे अहम ये है कि जिस तरह से बाकी स्पोर्ट्स जो हैं और जहां पर एक भागीदारी बढ़ रही थी, क्रिकेट में ये फैसला देरी से लिया गया, लेकिन फिर भी जो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। कितना बड़ा फर्क आएगा अब विमेन क्रिकेट की दिशा में, एक प्रोफेशनलिज्म की दिशा में? बीसीसीआई का मेन और वुमेन क्रिकेटर को इक्वल मैच फीस देने का जो निर्णय एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन है और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। और जो ये जेंडर इक्वलिटी को एक बहुत अच्छा डायरेक्शन में, इस गोल्डन मोमेंट्स है उस इसके लिए, और इसका हमारे विमेन्स क्रिकेट में बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसके लिए मैं कहूंगी कि जय शाह जी को बहुत बहुत बधाई। जो उन्होंने इतना अच्छा डिसीजन लिया हमारे विमेंस क्रिकेट के लिए। प्लस जो हमारे जो चीफ हैं क्रिकेटर एडमिनिस्ट्रेटर नाउ नए रॉजर बिन्नी जी, उनका जो एक डिसीजन, एक शानदार डिसीजन के साथ उनका वो हुआ है, शुरुआत हुई है। प्लस जो
सौरव गांगुली जी पहले जॉइंट प्रेसिडेंट रहे हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट, उनका भी इसमें जरूर सहयोग रहा होगा। उनको भी बहुत बहुत बधाई, सबको बहुत बहुत बधाई। रही अब हमारे ज़माने की बात, तो हमारे ज़माने में भी पैशन बहुत था, जोश था, बस पैसा नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है जो अब मिल रहा है, बहुत ही अच्छा। एक शानदार भव्य शानदार इमारत जब बनाने के लिए मजबूत फाउंडेशन की ज़रूरत है। शायद हम लोग उस ज़माने में हमारा ये रोल रहा होगा। और मैं बहुत खुश हूँ इस बारे में कि ये जो प्रेज़ेंट है, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है वुमेन्स क्रिकेट के लिए। बिल्कुल, और वाकई आपने कहा कि हर दौर जो होता है वो अपने साथ कुछ संकेत और कुछ लड़ाइयाँ जो हैं आप सभी ने लड़ी होंगी, तब जाकर आज ये दिन लोगों को देखने को मिल रहा है और विमेन क्रिकेट की दिशा में ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूंगा, लेकिन ज़रा अपनी सहयोगी करिश्मा के पास मैं जाना चाहूँगा। करिश्मा, आज विमेन क्रिकेट के लिए एक बड़ा दिन है और जाहिर सी बात है कि ये फैसला न सिर्फ विमेन क्रिकेट की दिशा में, बल्कि वो लड़कियां जो शायद एक प्रोफेशनल क्रिकेट के तौर पर करियर को केवल इसलिए नहीं चुन पा रही थी कि बार बार उन्हें ये कहा जाता था कि यहाँ तो बहुत पैसा नहीं है और करियर जो है वो क्रिकेटिंग इवेंट भी जो देखा जाए पुरुषों के क्रिकेटिंग इवेंट के मुकाबले वो उस तरह के नहीं है। लेकिन अब बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम आज उठाया गया है। जी बिल्कुल, एक बदलाव हुआ है। आज बीसीसीआई ने उसकी पहल की है वुमेन्स के लिए इक्वल पे, जेंडर पैरिटी, जेंडर इक्वालिटी की तरफ ये कदम लेकर कहीं ना कहीं इक्वल पे से बहुत ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस है वो वुमेन क्रिकेटर्स का बढ़ेगा। जो वुमेन क्रिकेट की इस वक्त कप्तान है हरमनप्रीत कौर, उन्होंने भी ट्विटर पे एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बोला कि ये जो आज का दिन है ये एक रेड लेटर डे है वुमेन्स क्रिकेट के लिए। भारत में पहले जो फीस थी वो हम आपको बता दें, ओडीआई और T20 इंटरनेशनल्स के लिए वुमेन क्रिकेटर्स को 1 लाख रुपए मिलते थे और टेस्ट क्रिकेट के लिए उनको 2.5 लाख रुपए मिलते थे। लेकिन अब वो बढ़कर मेंस टीम के एट पार ला दिया गया है, जिसमें कि उनको टेस्ट के लिए 15 लाख, ओडीआई के लिए 6 लाख और T20 इंटरनेशनल्स के लिए 3 लाख रुपए मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कदम है और एक ये शुरुआत है वुमेन्स क्रिकेटर्स को मेंस क्रिकेटर्स के एट पार लाने के लिए। अगला कदम, अगला स्टेप और अगला डिस्कशन जो होगा वो ऑब्वियसली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर होगा। लेकिन आज का जो फैसला रहा है, बीसीसीआई का जय शाह ने ट्वीट किया। बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं रॉजर बिनी नए प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पहला बड़ा फैसला जो लिया है वो वुमेन्स क्रिकेट को लेकर लिया है आज एपेक्स काउंसिल की मीटिंग में, जिसमें ये अप्रूव किया गया कि वुमेन्स क्रिकेटर को सेम अमाउंट मिलेगा। और जैसा आपने भी बोला कि ये जो यंग बच्चे हैं जो क्रिकेट को अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा। पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जो दिक्कतें दिमाग में रहती थी वो भी अब कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने दूर कर दी हैं कि आप फाइनेंशियल भी इंडिपेंडेंट और स्टेबल हो सकते हैं अगर आप क्रिकेट को भी अपना करियर चुनते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला रहा है और ये क्रिकेट को काफ़ी आगे लेकर जाएगा भारत में, विमेंस क्रिकेट को। यही उम्मीद सबकी है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका करिश्मा इस अहम जानकारी के लिए, और वाकई उम्मीद इसी चीज़ की है। हमारे साथ एक और बेहद ख़ास मेहमान आशुतोष श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। आप विमेन क्रिकेट टीम के कोच हैं और लगातार खिलाड़ियों के संपर्क में रहते हैं। आशुतोष जी, बीसीसीआई के इस ऐतिहासिक फैसले को कैसे देखते हैं आप? कितना बड़ा बदलाव विमेन क्रिकेट टीम के मनोबल में आएगा इससे? मुझे लगता है कि बीसीसीआई का ये बहुत ही अच्छा फैसला है और कहीं ना कहीं कुछ लेट हो गई है बीसीसीआई फैसला लेने में, क्योंकि जितना जितना काम, जितना मेहनत मेल टीम करती है उतना ही मेहनत, उतना ही वर्क जो है वो फीमेल टीम के साथ में भी है। तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत कम था उनका जो मानदेय था, जो भी दे रहे थे वो बहुत कम था। और इससे क्या होगा, जो अभी मानदेय बढ़ाया उससे हमें और ज्यादा अच्छा क्रिकेट में एक बूम सा मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्रिकेट तो फीमेल्स बहुत खेलते हैं पूरे, मतलब जैसे मैं छोटी सी जगह पढ़ता हूँ शेड्यूल में, उसके बाद पूरे वर्ल्ड वाइड या इंडिया की बात करता हूँ मैं, पूरे इंडिया में तो आप देखो हर जगह क्रिकेट और गर्ल्स खेल रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनको एक ये अच्छा रिवॉर्ड दिया है बीसीसीआई ने और उसके परिणाम भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बेहतर होंगे। और अंजलि जी भी लगातार हमारे साथ बनी। अंजलि मैम, जो क्रिकेटिंग इवेंट्स हैं, और हम अक्सर देखते थे कई बार कई ऐसे इवेंट्स होते थे जहां पर काफ़ी तैयारियां लड़कियां करती थीं,
चाहे प्रोफेशनल रीजंस हों, चाहे वो इकोनॉमिक रीजंस हों, उन सब के मामले में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी। अब आपको लगता है कि क्रिकेटिंग इवेंट्स में भी बदलाव आएगा? पे स्केल अच्छा है तो बीसीसीआई भी चाहेगी कि लड़कियां खूब क्रिकेट खेलें? ये आ चुका है, बदलाव तो बहुत आ चुका है, क्योंकि हमारे ज़माने में हमें 2 ही वो मिलते थे, इंटर स्टेट खेलते थे, इंटर ज़ोन खेलते थे। जब से बीसीसीआई से मर्ज हुई है, विमेंस क्रिकेट को इतना फॉर्मेट्स हैं, टी20 है, वनडे है, प्लस 2 डेज़ भी हैं, टेस्ट मैच है, बहुत कुछ इनके फॉर्मेट, बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बहुत अच्छे मैचेज़ मिलते हैं। हमारे समय में इतने मैचेज़ नहीं होते थे। और फाइनेंशियली तो अब आप देखिए बहुत ही अच्छा होता जा रहा है, जिससे कि एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कि हाँ, अगर हम खेलेंगे तो हमारा हम टाइम खराब नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। आगे हमें समय में हमारा करियर बन सकता है इस चीज में। ये तो बहुत ही एक अच्छी है, और हमारे समय में इतना नहीं था। मैचेस भी इतने इतने नहीं थे, प्रैक्टिस भी इतनी नहीं थी, कैंप्स भी इतने नहीं लगते, तो बहुत ही अच्छा है और काफी एडवांस होता चला जा रहा है। बिल्कुल, काफ़ी एडवांस होता जा रहा है और ये जो बेहतरी है, ये और और मजबूत से मजबूतर हो और जी, ज़्यादा बेहतर हो, यही सबकी कोशिश है और यही सब चाहते हैं और ये जी बदलाव सर। अब नज़र भी आ रहा है। आशुतोष, जैसे मैम कह रही थी कि जो है वो एक वक्त पे क्रिकेटिंग इवेंट्स कम थे, आज तो ज़्यादा हैं। आपकी क्या राय है इस पे और क्या अभी और कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है? क्रिकेटिंग इवेंट तो मुझे लगता है काफी कुछ हैं, अभी बढ़ भी गए हैं। और अभी तो आईपीएल की टीम भी मतलब डिक्लेयर कर दी गई है कि 4 या 5 टीमें खेलेंगी। पहले 2 या 3 टीमें खेलती थी। तो एक ये फायदा तो मिलने वाला ही है, क्योंकि जब पैसे आएंगे तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, लोग और इन्वॉल्व होंगे। और पहले थोड़ा कैरियर के लिए कम सोचती थी लड़कियां क्रिकेट में, लेकिन अब कुछ ज्यादा हो जाएगा। अब वो अपने आप को क्रिकेट में बहुत अच्छा कैरियर की तरफ देखेंगी। सही बात है कि बहुत सी जो बच्चियां हैं छोटे स्तर पे और जिन्हें एक उम्मीद नज़र आई है इसकी ओर। अंजलि मैम, एक चीज़ समझना चाहूँगा मैं कि जब हम क्रिकेट की बात करते हैं और बाकी स्पोर्ट्स की भी बात करते हैं, एक्सपोजर की हम जब बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ठीक है ये एक बदलाव तो हो गया, लेकिन अभी भी भारतीय महिला क्रिकेट को जहां होना चाहिए वहां और बेहतर पहुंचाने के लिए और ज़्यादा जो प्रोफेशनलिज्म है वो लाने के लिए अभी और क्या-क्या बड़े बदलाव होने आवश्यक हैं और ये बदलाव जल्दी होने चाहिए? जल्दी होने चाहिए और हो ही रहे हैं। देखिए आईपीएल शुरू हो रहा है फरवरी में, ये तो इतना बड़ा बदलाव है। जैसे अब हमारे एक अंडर 15 भी शुरू हो गया है, पहले अंडर 15 नहीं था हमारे विमेंस क्रिकेट में। इसी साल से अंडर 15 शुरू हुआ है, सीनियर अंडर 15 और अंडर 19। पहले ये वाला फॉर्मेट नहीं था इनका, ये अंडर 15 वाला। तो ये चीजें बढ़ रही हैं और अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है और मैचेस भी मिल रहे हैं और काफी एडवांस हो गया। मतलब उस समय पर इतना कोचिंग, हम तो कोचिंग भी नहीं मिलती थी हम लोगों को, हम लोग अपने आप ही सारा करते थे, नेट लगाना, मैट लगाना, सब करना। तो बहुत ही एडवांस हो गया है और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा होता चला जा रहा है। और बीसीसीआई की इतना सहयोग की वजह से हम लोग इतना कुछ कर पा रहे हैं। हमारी लेडीज क्रिकेट बहुत आगे बढ़ी है इसमें, उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली हैं और मिलेंगी भी, और आज के लिए लोग कर भी रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक तो बहुत-बहुत आईपीएल की शुक्रिया करेंगे भी अंजलि मैम हमसे बातचीत करने के लिए। इसके साथ ही आशुतोष जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और इस चर्चा का सार जो निकल कर सामने आता है, जो ये पूरा कंक्लूजन निकल कर आता है, वो यही है कि कई बार कुछ चीज़ें भले देर से हों, लेकिन जब वो होती हैं तो वो बड़े बदलाव की ओर जो पूरी संस्था है उसके ले जाती हैं। और जैसा कि सभी मान है, सारे मेहमान आपने सुना कि ये बीसीसीआई का फैसला तब आया है जब रॉजर बिन्नी ने कमान संभाली। यानी रॉजर बिन्नी क्रिकेट में एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ आए हैं और वो प्रोग्रेसिव सोच उनकी इस पहले ही फैसले में झलक उसकी मिलती है। आज जिस तरह से ये फैसला ऐतिहासिक तौर पर लिया गया, उसने न सिर्फ महिला क्रिकेट की भलाई छिपी है, बल्कि उन तमाम बच्चियों के लिए एक प्रेरणा साफ तौर पर नजर आती है, जो कहीं ना कहीं इस दबाव की वजह से क्रिकेट को प्रोफेशन के तौर पर नहीं चुन पा रही थी कि यहां एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी शायद पुरुष क्रिकेट के फॉर्मेट का जो है उसके मुकाबले नहीं है, और जो मेहनत उतनी ही है, इवेंट्स आपको वैसे ही खेलने हैं,
आपको उन्हीं कठिनाइयों से गुजरना है, उसी मेहनत से गुजरना है जैसे पुरुष क्रिकेटर्स जूझते हैं। महिलाओं के साथ तो ज़्यादा चुनौतियां हैं। तो इन सब चुनौतियों को जब महिला पार करते हुए आगे बढ़ रही है तो उसके लिए रिवॉर्ड बहुत ज़रूरी था, और ये रिवॉर्ड आज बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट को दिया है। उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में महिला क्रिकेट की दिशा में और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम किए जाएं। कोचिंग हो, सुविधाएं हो, क्रिकेटिंग इवेंट्स में जिस तरह का प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जिस तरह की सुविधाएं और भी तरह से मिलती रही हैं, वो सभी महिला क्रिकेट को मिले। और जहां जहां वो अपनी आवाज़ रेज करें, जहां वो अपनी आवाज़ बुलंद करें, जहां वो बताएं कि यहां दिक्कत है, उन दिक्कतों को तुरंत दूर किया जाए, लंबा समय नहीं लगाया जाए, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी भी है, आज चीज़ों को एड्रेस करने की सुविधा भी है। तो ये चर्चा की कोशिश यही थी कि हम समझ पाएं कि आखिर ये कितना बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और किस तरह से और ज़्यादा बेहतरी होगी महिला क्रिकेट की। चलिए, एक और जहां पूर्व क्रिकेटर्स ने बीसीसीआई के फैसले का स्वागत किया, वहीं महिला क्रिकेटर्स भी इस फैसले से काफ़ी खुश हैं। हम आपको कानपुर और जयपुर के महिला क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्स पर्सन्स के रिएक्शन ज़रा सुनाते हैं। मेल और फीमेल इक्वली होने चाहिए, कहीं मेल ज़्यादा और कहीं फीमेल कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ मेल जितनी है उतनी ही फीमेल को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि महिला और पुरुष का भेदभाव ख़त्म हो जाएगा, और भी जैसे क्रिकेट टीम है उसमें भी अगर सभी कोई ऐसे सपोर्ट करेगा तो आगे के लिए महिला और पुरुष के लिए कोई भी भेदभाव नहीं रह जाएगा। मैं इसको बहुत सही मानती हूँ और मैं इससे बहुत खुश भी हूँ। जो एक मेल और फीमेल के बीच का डिफरेंस है उसको हटाते हुए ये फैसला लिया है, और ये बहुत ही अच्छा फैसला है। देखिए, बहुत बड़ा कारगर साबित होगा, क्योंकि विमेंस क्रिकेट की फीस मेंस क्रिकेट को देखा जाए तो बहुत ही कम थी, तो वो उसके एकदम बराबर देना, मतलब ये चीज़ें बहुत सिर्फ डिस्कशन में चलती जा रही थी कि कब फीस बढ़ेगी। बट इस दिवाली जो बम्पर तोहफा दिया गया हमारे जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी सर हैं, तो ये विमेंस क्रिकेट के लिए बहुत ही शानदार तोहफा दिया गया है। इससे विमेन क्रिकेट की आप देखो, विमेन क्रिकेटर्स परफॉर्म तो करती है, कोई ऐसा नहीं है कि कंट्री के लिए खेल रहे हैं तो हम मैच फीस के लिए अपनी कंट्री के लिए खेलेंगे, ऐसा नहीं है। और अपना बट विमेन क्रिकेट का एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट और एक आत्मविश्वास वो 100% बहुत डेवलप होगा कि हमें हमारी क्रिकेट इक्वल टू मेन क्रिकेट अब है, और हमें वो रिस्पेक्ट बीसीसीआई ने दिया है। अब वही चीज़ अब स्टेट वाइज भी अगर करेंगे कि वही उनका भी मैच फीस अगर बढ़ाई जाए तो हमारी क्रिकेट और भी जल्दी मतलब इक्वल टू मेंस क्रिकेट आ जाएगी। सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहती कि हाल ही हमारी जो वुमेन क्रिकेट टीम ट्राई सीरीज भी जीत के आए, एशिया कप भी जीत के आए, तो हम डिजर्व करते हैं वो चीज़ जो पहले मिलना चाहे तो आप मिल रहे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इफेक्ट इसका पड़ेगा हमारी क्रिकेट के ऊपर कि ये चीज़ें जो हमें मिलते हैं तो इसके मतलब हम इतना मेहनत कर चुके, हमारी टीम जो दूसरी कंट्री से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम 19-20 की टीम है, हमारी टीम बहुत तगड़ी है। और चलिए अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की, जो बेलगाम महंगाई से जुड़ी हुई है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 3 नवंबर को एक एडिशनल बैठक करने जा रही है। क्या है इस बैठक का एजेंडा? हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंकुर, बताएं कि आखिर इस मीटिंग का एजेंडा आखिर है क्या? जी हाँ, एक अनशेड्यूल्ड मीटिंग बुलाई गई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 नवंबर को, और ये एक दिन बाद है जब यूएस फेडरल रिजर्व मिलेगा। हमें जो सूत्रों ने जानकारी बताई है उसके मुताबिक ये जो चर्चा होगी कि जो सरकार को जवाब देना है एमपीसी को कि क्यों इन्फ्लेशन लगातार 2022 में 6% के ऊपर रहा, उस पर इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में चर्चा होगी। चर्चा ये भी होगी कि किस तरीके से इन्फ्लेशन को टारगेट में लाया जाए और सरकार को क्या बताया जाए कि हम किस तरीके से जो इन्फ्लेशन है उसको टॉलरेंस बैंड के अंदर रखेंगे और टारगेट तक पहुंचाएंगे, क्योंकि एमपीसी का टारगेट जो है जो इन्फ्लेशन का वो 4% ±2% है, और आधिकारिक रूप से उन्हें इन्फ्लेशन को इसी टॉलरेंस बैंड में रखना है। बट चूंकि इस पूरे साल यानी कि 3 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स इन्फ्लेशन लगातार टॉलरेंस बैंड के ऊपर रहा है, इसलिए उनको सरकार को एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगी और कारण बताने पड़ेंगे। ये जो बैठक हो रही है एमपीसी की अनशेड्यूल्ड बैठक, इससे पहले 4 मई को भी हुई थी, लेकिन उसमें रेट हाइक पर चर्चा हुई थी। लेकिन अगर हम यहाँ पर रिलीज को केयरफुली पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि सेक्शन 45
जेड के हिसाब से ये बैठक बुलाई गई है, जो कि महंगाई पर चर्चा होगी और सरकार को ये चिट्ठी भेजी जानी है, उसका क्या लेखा जोखा होगा, ये इसमें बातचीत यहाँ पर बैठक में हो सकती है। अंकुर, आपका इस अहम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं आज के बाजार की। एक्सपायरी के दिन बाजार आज बढ़त पर बंद हुए। निफ्टी की 117,736 के पार एक्सपायरी हुई। सेंसेक्स में भी 213 अंकों की तेजी नजर आई और निफ्टी बैंक में भी 177 अंकों से ज्यादा का उछाल दिखा। आईटी को छोड़ सभी सेक्टर्स में खरीदारी रही। दिन भर में बाजार में क्या रही हलचल, हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़ चुके। डिम्पी, बताएं आज कैसा रहा बाजार? देखिए, आज की एक्सपायरी वैसे तो बिल्कुल ठीक ही रही, क्योंकि ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ और मार्केट ने जो एडजस्टमेंट्स होनी थी छुट्टी के बाद की, उस एडजस्टमेंट्स को भी बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिखाया, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी नहीं दिखाया। एक बिल्कुल सूदिंग सी एक्सपायरी आज हमको होती दिखी है। एक और पॉइंट है, अगर आज एडवांस डिक्लाइन अगर आप देख रहे हैं तो आपको 1000 शेयर एडवांसेस के अंदर दिखेंगे। इसका मतलब आज मार्केट के अंदर पलड़ा उन शेयर्स का भारी था जिनके पास दिवाली वाले दिन, मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन और उससे पहले के भी मार्केट्स के अंदर गेन थे। टिपिकली वो ज़्यादातर गेन सरेंडर नहीं हो रहे हैं मार्केट्स के अंदर और थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग बनती हुई दिखी है। कुल मिला के आज मार्केट ने 17,700 के अपने अहम बेस को प्रोटेक्ट किया और बैंक निफ्टी ने 41,000 के बेस को प्रोटेक्ट किया और ये दोनों ही अच्छे मार्जिन के साथ आज क्लोज करके गए हैं ऊपर। आते हैं अब मार्केट्स में आज टॉप गेनर्स कौन कौन से बने या फिर आज ऐसे कौन कौन से शेयर्स थे जहाँ पर आपको फ़ायदा दिखा होगा। क्योंकि डॉलर इंडेक्स टूटा था, 110 के नीचे पहुंच गया था। ग्लोबल मार्केट्स में स्टील के दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़े। आज भारत की भी 2-3 स्टील कंपनीज काफ़ी तेज़ी से ऊपर आई। टाटा स्टील, JSW स्टील, हिंडाल्को जैसा शेयर्स जो कि कॉपर में काफ़ी अच्छा डील करता है, इस शेयर के अंदर एल्यूमिनियम के अंदर माफ़ कीजिए, ये सभी शेयर्स आज आपको काफ़ी अच्छी बढ़त दिखाते हुए दिखे। अडानी ग्रुप के अंदर हम आपको 2-3 दिन से बता रहे हैं काफ़ी एक्शन वापस से शुरू हो गया। अडानी पोर्ट्स आज फिर से हरे निशान में था। अडानी ग्रीन्स भी चेक करेंगे आपको, वो भी हरे निशान में दिखेगा। अडानी एंटरप्राइज के अंदर भी तेज़ी थी। खैर, इसके अलावा आज बजाज के दोनों ही ट्विंस टूट गए। बजाज फिनसर्व, फाइनेंस दोनों के अंदर आज डैमेज हुआ। आप देख पा रहे हो कि दोनों के दोनों आज शेयर बकायदा लाल निशान में थे। एशियन पेंट्स के अंदर भी हमको थोड़ा दबाव बनते हुए दिखा। साथ ही दबाव था नेस्ले के अंदर। टिपिकली नेस्ले के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है क्योंकि ठीक इससे पहले, एक्सपायरी से ठीक पहले काफ़ी अच्छा शेयर चल रहा था। टेक महिंद्रा के अंदर भी हल्की प्रॉफिट बुकिंग है और आप इंडाइसिस के हिसाब से देख रहे हैं तो आईटी आज सबसे ज़्यादा गिरने वाला इंडाइसिस बन गया। आ जाते हैं और छोटे सेगमेंट में, यानी कि साल का हाई किस शेयर ने लगाया, एक बार वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। आज सन फार्मा के अंदर साल का हाई लगा। इसने 1000 का लेवल भी टेस्ट किया, ना केवल टेस्ट किया बल्कि इसके ऊपर क्लोज किया। दूसरा, एक्सिस बैंक की मैनेजमेंट हमारे साथ थी, बहुत शानदार कमेंट्री उन्होंने भी दी। आज एक्सिस बैंक ने फिर से 1.5% जोड़ा। सिप्ला के अंदर, भारतीय टेल के अंदर, दोनों के अंदर अच्छी खरीदारी थी। फार्मास्यूटिकल्स ऐसा सेगमेंट था जिसका रोल ओवर का नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है और ज़्यादातर शेयर्स आपको चलते हुए दिख रहे हैं। ये साल के हाई बुलाने वाले शेयर्स थे। आते छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हुआ, अगर आप उसकी सूची चेक करेंगे तो आपको कुछ सरकारी कंपनीज का नाम वापस आ जाएगा, जैसे SJVN है। इसके अलावा जो और शेयर चल रहे थे उसमें RBL बैंक, सेंचुरी टेक्सटाइल के बेहतरीन नंबर्स का रिएक्शन और करूर व्यासा बैंक के अंदर भी आपको तेज़ी थी। छोटे मझोले शेयर्स के दिन अभी भी काफ़ी हैं बैंकिंग में जो अच्छा आपको चलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन नंबर्स ख़राब होने की पनिशमेंट कैसे मिलती है ये ग्लैंड फार्मा से पूछा जा सकता है। आज 14% ये शेयर नीचे था बाकायदा। रिट्स के अंदर भी आज नुकसान हमको बनते हुए दिखा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे नायका जो कि एक प्लेटफॉर्म शेयर है, इसके अंदर भी आज 5% की प्रॉफिट बुकिंग आई है। वापस से प्लेटफॉर्म शेयर्स के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, थोड़ा सावधान रहे। कुल मिला के ऑन अ डे ऑफ एक्सपायरी आज मार्केट का दिन काफ़ी अच्छा रहा। बहुत शुक्रिया करेंगे डिम्पी आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। घरेलू मसाला सेगमेंट में खासी हलचल देखने को मिल रही है। आईटीसी के बाद दिग्गज FMCG कंपनी डाबर ने भी इस सेगमेंट में एंट्री कर ली है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़े हैं। शरद, बताएं, मसालेदार एंट्री कहेंगे डाबर की? जी बिल्कुल, स्टार्ट करते डाबर के एक्विजिशन से, जो ऑलमोस्ट 51% एक्विजिशन करने वाले बादशाह मसाले में। इसका डील वैल्यू लगभग 588 करोड़ का है और 5 साल में जो है खरीदारी करेंगे। हाल ही में रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि HUL भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं MDH की बिज़नेस को एक्वायर करने के लिए और इसका जो वैल्यू है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10,000 से लेकर 15,000 तक करोड़ तक हो सकता है आपके MDH की बिज़नेस को लेके। ऑफकोर्स इसके अलावा जो है इम्पॉर्टेंट बात ये भी रहेगी कि जो स्पाइस इंडस्ट्री है उस पर हम फोकस रखने वाले हैं और क्यों इम्पॉर्टेंट है स्पाइस इंडस्ट्री भारत के लिए, भारत की मसाला इंडस्ट्री के लिए। तो सबसे पहला है कि भारत सबसे बड़ा कंजम्पशन करता है आपका स्पाइस का
ऑल ओवर इंडिया, और भारत के मार्केट में जो है रीजनल ब्रांड्स जो है टोटली डोमिनेट करते हैं। तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि जो ब्लेंडेड स्पाइसेस होते हैं, जो सारे स्पाइसेस एक साथ मिले होते हैं, और जिस तरह हम लोग जो है मेट्रो एरियाज़ में जो है इसकी डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन बहुत अच्छी है और एक अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल भी है यहाँ पे एनालिस्ट का मानना है, तो इस पे ज़रूर फोकस रखेगा। लेकिन जो भारत की जो स्पाइस मार्केट है अभी भी हाईली रीजनल है और सेगमेंटेड बेसिस पे है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है आप कह सकते हैं मर्जर्स और एक्विजिशन स्पेस में सबसे पहले आईटीसी का देखेंगे। 2100 करोड़ का जो है सनराइज फूड्स को खरीदारी की थी इस डील को लेके। इसके अलावा ओखला जो है कंपनी, उन्होंने भी मेजॉरिटी स्टेक लिया था ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स में, लगभग 2000 करोड़ के लिए था। और एक वीसी प्लेयर है A91 पार्टनर्स, उन्होंने भी जो है पुष्पा मसाले में जो है 25% की जो है हिस्सेदारी खरीदी है। अब याद रखिए जो आईटीसी ओखला जैसे कंपनीज है, इन्होंने वैल्यूएशंस में प्रीमियम में दिए हैं और ये इसीलिए दिए हैं ताकि स्केल हो पाए उनका स्पाइसेस मार्केट में। अब इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में बता देते कि ब्रांड मसालों के जो बाज़ार है 50,000 करोड़ का जो है इनके डबलिंग होने का बात है। इसके अलावा अगर स्पाइसेस की बात करें तो CAGR 25% का ग्रोथ का उम्मीद है अगले 3 साल में, और स्ट्रेट स्पाइसेस के बारे में बात करें तो 12% का CAGR ग्रोथ है। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में भी बढ़त होने वाली है, अब 36% से बढ़ के 50% तक हो जाएगी। तो ये आपकी इंडस्ट्री फोकस है, लेकिन मार्केट शेयर क्या है ये इंपॉर्टेंट बात है। और एक चीज़ बता दूँ, एक गर्व का बात है कि स्वदेशी ब्रांड्स ही हैं जो सब टॉप मार्केट लीडर्स हैं। आप एवरेस्ट ले लीजिए, MDH ले लीजिए, शक्ति मसाले, आचा और ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स, ये सब के मार्केट शेयर जो है टॉप जो है सब जो है इंडियन प्लेयर्स हैं, कोई भी MNC कंपनीज़ का हाथ नहीं है। और आखिर में इंपॉर्टेंट बात होती है वैल्यूएशंस। भैया वैल्यूएशंस क्या है? तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो स्पाइस इंडस्ट्री की PE रेशियो है वो लगभग 12 से लेकर 15 गुना तक होती है, और ये डील भी ऑलमोस्ट जो है इन लाइन रही है आपकी इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस को लेके। और मसाले कंपनी में जो एवेंडस की रिपोर्ट आई है वो कह रहे हैं कि जो वैल्यूएशन है वो 10 साल में 6 गुना बढ़ चुकी है आपके टॉप के 5 कंपनीज़ को लेके। तो ये स्पाइस इंडस्ट्री इंडिया का जो है बहुत मसालेदार हो चुका है और बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है मर्जर्स और एक्विजिशन पर्सपेक्टिव के भी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इधर मारुति के दूसरी तिमाही के नतीजे कल आएंगे, कैसे रहेंगे नतीजे बताने के लिए जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी सृष्टि। सृष्टि बताएं किस तरह का अनुमान है? मारुति सुजुकी के नंबर इस बार तिमाही दर तिमाही कंपेयर करते हैं, क्योंकि साल दर साल देखें तो सेम क्वार्टर लास्ट ईयर एक वॉश आउट था। सबसे पहले इनके वॉल्यूम्स की बात करें तो लगभग 11% का जंप हमने इनकी वॉल्यूम्स में देखा है, और सिमिलर काइंड ऑफ ग्रोथ हम इनकी टॉप लाइन में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहां पे 29,558 करोड़ का रेवेन्यू हमें आने की उम्मीद है। EBITDA पे 50% का क्वार्टर द क्वार्टर हमें जंप की उम्मीद कर रहे हैं, और इनके मार्जिन की बात करें तो 250 बेसिस पॉइंट्स के इम्प्रूवमेंट की हम उम्मीद कर रहे हैं। 9.7% वो फिगर रह सकता है, और साथ ही कई सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि प्राइस हाइक, साथ ही कंपनी के फॉरेक्स बेनिफिट्स, क्योंकि येन काफ़ी बुरी तरीके से पिता नज़र आया था और उसका बेनिफिट कंपनी को सोर्सिंग कॉस्ट में हेल्प करेगा, और साथ ही जिस तरीके से ऑपरेटिंग लेवरेज और कच्चे माल की लागत में कमी आई है ये इनके मार्जिन्स को सपोर्ट करेंगी। आने वाले समय में वॉल्यूम्स क्या देखने को मिल सकती हैं और इस बात की फेस्टिव सेल्स किस तरीके से देखने को मिली है, ये कुछ अन्य फैक्टर्स रहेंगे नतीजों के अलावा जिस पे हमारी नज़र रहेगी। पर आखिरी में आपको बता दें प्रॉफिट की क्या उम्मीदें हैं, तो इस बार 91% का क्वार्टर दो क्वार्टर हम जंप की उम्मीद कर रहे हैं, और 1935 करोड़ जो है हम उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी अपना मुनाफा घोषित कर सकती है। तो नज़र है मारुति सुजुकी पे। बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि आपका इस अहम जानकारी के लिए। और कल वेदांता के भी नतीजे आने वाले हैं, नतीजों को लेकर क्या है अनुमान, हमारे साथ हमारी सहयोगी असेशा जुड़ी हैं। असेशा बताएं किस तरह का अनुमान है? लोअर रियलाइजेशंस और हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के चलते वेदांता के नंबर्स इस क्वार्टर में वीक एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट रेवेन्यूज़ में अराउंड 10% का डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स इस क्वार्टर में 21% के आसपास आ सकते हैं वर्सेस मार्जिन्स ऑफ 24% जो कंपनी ने क्वार्टर 1 FY23 में रिपोर्ट किया था। याद रखें कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर यानी क्वार्टर 2 FY22 में 34% के मार्जिन्स रिपोर्ट किए थे, जिसका मतलब ये होता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मार्जिन्स पर एक बड़ा हिट देखने को मिलेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसमें भी अराउंड 50% का डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है सिक्वेंशियल बेसिस पर। लोअर रियलाइजेशंस लोअर कमोडिटी प्राइसेस के चलते हैं। याद रखें एल्यूमिनियम प्राइसेस नियरली 18% से डिक्लाइन हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इस क्वार्टर में, और क्रूड, जिंक और लेड प्राइसेस में भी काफ़ी गिरावट दिखी इस क्वार्टर में।
नियरली 11 से 20% का गिरावट देखने को मिला इन तीनों कमोडिटी प्राइसेस में सीक्वेंशियल बेसिस पर। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो एल्यूमिनियम सेगमेंट में एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है और ये हायर थर्मल कोल प्राइसेस और लोअर रियलाइजेशंस के चलते हैं। ऑयल एंड गैस सेगमेंट की बात करें तो इसमें भी विंडफॉल टैक्स के चलते डिक्लाइन देखने को मिलेगा ऑयल एंड गैस के एबिटा में, और हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के चलते भी इसमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो एल्यूमिनियम सेगमेंट में मैनेजमेंट किस तरह से अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करता है और नई थर्मल कोल माइंस ओपनिंग पे कंपनी का क्या अपडेट रहेगा वो क्रूशियल रहेगा मैनेजमेंट कमेंट्री की ओर से। बट ऑल इन ऑल इस क्वार्टर में वीक सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने और रियलाइजेशंस के डिक्लाइन होने के चलते वीकनेस एक्सपेक्टेड है। तो शुक्रिया करेंगे आपका आशीषा इस अहम जानकारी के लिए। और इधर पावर सेक्टर के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। शक्ति स्कीम के तहत कोयला खरीदने वाली कंपनियां लंबी अवधि के लिए बिजली बेच पाएंगी। सरकार ने शक्ति स्कीम के तहत बिजली खरीद के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताएं क्या तैयारी है? देखिए, पावर प्लांट्स जो हैं लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के आधार पे कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के जरिए बिजली की बिक्री कर सकते हैं। दरअसल ये सुविधा उन पावर प्लांट्स को मिलेगी जिनके पास शक्ति स्कीम के तहत को लिंकेज की फैसिलिटी जो है वो उपलब्ध है। दरअसल ऊर्जा मंत्रालय ने एक गाइडलाइंस जारी किया है और ये गाइडलाइंस इसी बात से संबंधित है कि जिन पावर प्लांट्स के पास शक्ति स्कीम के तहत को लिंकेज की फैसिलिटी है उन्हें लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के तहत जो है पावर बेचने की इजाज़त दी जाए। स्टेट्स और जो डिस्कॉम्स हैं उन्हें पावर प्रोक्योरमेंट की इजाज़त मिलेगी कि वो लॉन्ग टर्म के आधार पे 12 से 15 साल के लिए पावर का प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। जहां तक मीडियम टर्म का सवाल है वो 7 साल के लिए पावर प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, 1 साल जो है अतिरिक्त दिया जाएगा। गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि जो पावर का एलोकेशन होगा वो टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के आधार पे होगा और पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड जो है वो नोडल एजेंसी के तौर पे काम करेगी जो कि प्रोक्योरमेंट को अंजाम देगी। इसके अलावा गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि जो भी प्रोस्पेक्टिव बिडर्स हैं उन्हें आज़ादी होगी कि वो 8,000 रुपये प्रति मेगावाट के हिसाब से जमा करके वो ई बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि अगर वो सफल नहीं होते हैं तो ये रकम जो है उन्हें रिफंड कर दिया जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सब्सिडियरी को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वो कोल की उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित करेंगी। जहां तक टैरिफ स्ट्रक्चर का सवाल है, इस मामले में भी काफ़ी स्पष्ट तौर पे गाइडलाइंस जारी किया गया है और ये कहा गया है कि बेस फिक्स चार्जेस और जो वेरिएबल चार्जेज हैं वो किसी भी सूरत में जो कोटेड टैरिफ है उसके कम से कम 35% तक होने चाहिए। प्रकाश, आपका इस अहम जानकारी के लिए बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के मकसद से वन स्टेप सॉल्यूशन के तौर पर यूनिफाइड पोर्टल को ऑप्शन बनाने पर विचार कर रही है। ET नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पोर्टल के जरिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जुटाया जाएगा। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी मेघना मित्तल। जी, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि गवर्नमेंट अब एक यूनिफाइड पोर्टल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसकी तरफ काम कर रही है। हम जानते हैं कि इन्वेस्ट इंडिया ऑलरेडी एक पोर्टल है, लेकिन ये एक लार्जर पिक्चर के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया III पोर्टल की तरफ गवर्नमेंट काम कर रही है ताकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के नीड्स हैं वो इस पोर्टल से मीट हो सकें और ये वन स्टॉप सोल्यूशन हो सारे इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट के लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट पर जो भी जानकारी चाहिए उसके लिए। इस पर बेसिकली ये जो पोर्टल बनाया जा रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स की तरफ इसका फोकस होगा, PPP, ताकि जो भी इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इसमें डिटेल्स देख सकें और किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अगर किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग रेज की जा सकती है और उसके लिए कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व्ड हैं उसके भी डिटेल्स इस पूरे पोर्टल पर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो भी स्टेट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सेंटर के और जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वो सारे इस पोर्टल पर ऑन बोर्ड होंगे, ये सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। ये हम जानते हैं कि गवर्नमेंट का हमेशा से ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी फोकस रहा है। इस साल का अगर हम केपिक्स देखें तो भी 7.5 लाख करोड़ जिसमें मेजॉरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उस पर भी गवर्नमेंट ने कटौती करने से मना कर दिया है। तो 7.5 लाख करोड़ का टारगेट भी है केपिक्स का गवर्नमेंट के पास। तो ये एक बड़ा जो यूनिफाइड पोर्टल एक वन स्टॉप सोल्यूशन सारे नीड्स के लिए देखा जा रहा है
ताकि जो भी मिनिस्ट्रीज़ के भी जो डिटेल्स हैं वो इस पर प्राप्त हो सकें और कोई भी जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उस पर भी पूरी कार्रवाई हो सके और इन्वेस्टर्स बेसिकली उन पर ध्यान देते हुए कि उनकी भी जो भी नीड्स हैं और वो कौन से प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो भी वो चूज़ कर सकें। और शुक्रिया मेघना आपका। और अब बात दिल्ली में जारी कूड़ा पॉलिटिक्स की। एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर हमला बोलकर जो कूड़ा कचरा है उसको लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गाजीपुर के लैंडफिल साइट पर जाने का ऐलान क्या किया। बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पहुंचकर सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जवाब में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद सीएम केजरीवाल गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचे और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल से एमसीडी की सत्ता पर काबिज बीजेपी की वजह से कूड़े का यह ढेर लगा है। और दिल्ली की कूड़ा पॉलिटिक्स पर ज्यादा अपडेट दे रही हैं हमारी सहयोगी प्रीति नेगी। दिल्ली में कूड़ा है या कूड़े में दिल्ली, ये सवाल बहुत बड़ा है। ये सवाल इसीलिए क्योंकि दिल्ली को तीनों तरफ से कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ों ने घेर रखा है। जो आसपास इसके लोग रहते हैं वो तमाम बीमारियों से जूझ रहे हैं। वो गंदी हवा लेने को मजबूर हैं, वो गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। उनके स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ रहा है। जी हाँ, और इसी बात को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बखूबी जानते हैं। वो जानते हैं कि लोग परेशान हो चुके हैं और आज इसीलिए खुद सीएम गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचे, जहां पर वो पहुंचे मनीष सिसोदिया के साथ। और उन्होंने मैसेज दिया दिल्ली की जनता को कि इस बार जो चुनाव होगा एमसीडी का वो इसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा। उन्होंने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने बीजेपी से पूछा कि आप बताइए एमसीडी आपके अंदर आती है, आपने क्या किया है। उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी के नेताओं से पूछा कि आपने क्या दिया है दिल्ली को, तो उन्होंने सर झुकाकर कहा कि दिल्ली को सिर्फ गंदगी दी गई है। इसी मुद्दे को भुनाने के लिए आज अरविंद केजरीवाल पहुंच गए गाजीपुर उस कूड़े के अंबार के ऊपर। जी हाँ, दूसरी तरफ बीजेपी अरविंद केजरीवाल को घेर रही है, आम आदमी पार्टी को घेर रही है। वो ये कह रही है कि आप ये बताएं कि यमुना का हाल क्या है, क्योंकि यमुना में झाग जिस तरीके से निकलता है, छठ व्रतियां वहां पर जाती हैं, छठ पर्व की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में वो उस जहरीले पानी में खड़े होने को मजबूर होती है। और इधर केजरीवाल ने गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचकर आरोपों की बरसात की तो बीजेपी नेताओं ने यमुना नदी में गंदगी को मुद्दा बनाया। बीजेपी नेता छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने कालिंदी कुंज पहुंचे, जहां यमुना नदी में टॉक्सिक झाग को देखकर उन्होंने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। देखिए, ये गंदगी का हालात देखिए। अरविंद केजरीवाल जी करोड़ों रुपया उनके मंत्री खा गए। माँ यमुना आज रो रो कर पूछ रही है, अरविंद केजरीवाल तुम कहते थे मैं दिल्ली का बेटा हूं, कहाँ है मेरा बेटा। इतना जहरीला पानी बना दिया। आप ये देखिए, आप इसको बचाने के लिए, इस बात का मुद्दे को दबाने के लिए जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इसमें हुआ है, आज वो लैंडफिल की तरफ चले गए। 9 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, 8 साल तो उनको पूरे हो गए हैं। 8 साल से आप चुप क्यों थे? क्योंकि आपको पता था एमसीडी अच्छा काम कर रही है, एमसीडी उसमें से खाद बना रही है, उसमें से एमसीडी बिजली बना रही है। और ये लैंडफिल साइट तो पूरे देश और दुनिया में है, लेकिन ये गंदगी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियों में राजनीति के रंग भले नजर आ रहे हों, लेकिन बिहार में छठ पूजा को लेकर रंगों की कलाकारी देखने को मिल रही है। छठ पूजा के मौके पर बिहार की राजधानी पटना में कलाकारों और स्टूडेंट्स ने गंगा नदी के तट पर एक मेगा पेंटिंग लगाई। ये पेंटिंग 21 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी है। इस पेंटिंग को बनाने के लिए हल्दी, नील, चंदन पाउडर जैसे नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। इस पेंटिंग का मकसद पूरी दुनिया में छठ पूजा के त्योहार का संदेश देना है। छठ पूजा की शुरुआत 28 अक्टूबर से हो रही है। और कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, इक्विटी और रिजिलियंस के जरिए बिल्ड फॉर द वर्ल्ड की थीम पर आयोजित ये मीट उद्योग जगत के सामने नई राहें खोलेगी। 2 से 4 नवंबर तक होने वाली इस मीट में सरकार और उद्योग जगत की दिग्गज हस्तियां शिरकत करेंगी और विचार करेंगी कि कर्नाटक को कैसे बिजनेस का सबसे अच्छा डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जाए। इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 की तैयारियां कैसी चल रही हैं, ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित लखोटिया।
मैं हूं बेंगलुरु के बैंगलोर पैलेस में, जहां 2 से 4 नवंबर को होने वाला है ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट का एक थॉट लीडरशिप, एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है। इस 3-डे इवेंट में बहुत सारे स्पीकर्स आने वाले हैं, बोथ इंडिया और अब्रॉड से, देश और विदेश से। अगर स्पीकर्स के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट से श्री पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी जी, प्रहलाद जोशी जी, ये सब आने वाले हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट से चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई और लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर डॉक्टर मुरुगेश निरानी, ये भी यहाँ होने वाले हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में। अगर इंडस्ट्री से बात करें तो श्री कुमार मंगलम बिरला, डॉक्टर देवी शेट्टी, अरुंधति भट्टाचार्य, किरण मजमदार शॉ, ये सब यहाँ होने वाले हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में। और काफ़ी इंटरनेशनल कंपनीज जैसे कि एयरबस, जैसे कि जीई, इनके टॉप मैनेजमेंट भी यहाँ होने वाले हैं। लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में हम कल्चर पर भी बहुत ध्यान देने वाले हैं। कर्नाटका का कल्चर आपके पास लेके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कल्चरल परफॉर्मेंसेज होंगी। रिकी के जो ग्रैमी अवार्ड विनिंग कंपोजर है वो यहाँ परफॉर्म करेंगे, वसुंधरा दास परफॉर्म करेंगी, और भी काफ़ी सारे कल्चरल इवेंट्स होंगे। एक इवेंट जो आपको बिल्कुल ही नहीं मिस करना चाहिए, वो एक आइकॉनिक ड्रोन शो, वो भी यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में होने वाला है। तो प्लीज़ अपने कैलेंडर्स मार्क कर दीजिए, 2 से 4 नवंबर ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट होने वाला है यहाँ बैंगलोर पैलेस बेंगलुरु में। और चलिए बात ट्विटर की करते हैं, जिससे यूजर्स का मोह भंग होता जा रहा है। आखिर क्या है वजह, इसी पर स्वदेश विशेष में हमने चर्चा की। कंपटीशन के दौर में ट्विटर के लिए टेंशन भरी खबर है, जहां ट्विटर पर लगातार ट्वीट करने वाले यूजर्स ट्विटर पर अब पहले की तरह एक्टिव नहीं नजर आ रहे। आखिर क्या हुआ इन यूजर्स को, कहां जा रहे हैं ये सोशल मीडिया यूजर्स? इन विषयों पर, इन मुद्दों पर हम करेंगे अपने एक्सपर्ट से विशेष चर्चा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक तस्वीर, जहां ट्विटर और एलन मस्क की डील अब एक नए मोड़ पर है, जिसको एलन मस्क सीधे ट्विटर के हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को, आज उनका एक वीडियो जब वो पहुंचे तो वो वीडियो आज वायरल हुआ। आपको बता दें, ट्विटर डील से पहले एलन मस्क ट्विटर ऑफिस में दाखिल हुए और उनका अंदाज यहां पर बिल्कुल जुदा नजर आया, जहां वो सिंक को लेकर, जी हां, सिंक, बाथरूम सिंक जो होता है, उसे लेकर ऑफिस पहुंचे। और ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने शेयर भी किया। साथ ही उन्होंने अपने बायो में लिखा चीफ ट्वीट। जी हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से अपना जो ट्विटर में आगमन है उसकी जो ऐलान है वो ट्विटर में एलन मस्क ने किया। बता दें कि इस साल की शुरुआत से ही ट्विटर को लेकर जबरदस्त ट्विस्ट सामने आए हैं, जहां डील पर जमकर ड्रामा हुआ। वहीं एलन मस्क ने $44 अरब में ट्विटर को खरीदने का पहले ऑफर दिया था। बाद में उन्होंने बॉट्स की संख्या को लेकर इस डील को होल्ड और फिर कैंसिल कर दिया। लेकिन इसके बाद ट्विटर इस डील को पूरा करने के लिए कोर्ट जा पहुंचा। हालांकि एक बार फिर एलन मस्क ट्विटर डील को पूरा करने के लिए उन्होंने फिर ऑफर दिया। उन्होंने पहले वाली कीमत पर ही ट्विटर को खरीदने का ऑफर दिया। लेकिन ट्विटर के इस ट्विस्ट के बीच एक और ट्विस्ट आ चुका है। जी हाँ, ये सब बातें तो हैं, डील और ट्विटर और एलन मस्क के बीच क्या चल रहा है, लेकिन सवाल तो यूजर्स का है जो ट्विटर से जुड़े हुए हैं। और ये सवाल है कि वो नियमित रूप से साइट का जो उपयोग करने वाले यूजर्स थे, जो फ्रीक्वेंट यूजर्स थे ट्विटर के, उनकी रुचि इस प्लेटफॉर्म से घटती हुई पाई गई है। और रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि यूजर्स की लोकप्रिय विषयों जैसे न्यूज़, स्पोर्ट्स, मनोरंजन में रुचि कम हुई है इस प्लेटफॉर्म के हिसाब से। और इसके अलावा ट्विटर जो है फैशन और मशहूर हस्तियों में रुचि रखने वाले हैवी ट्विटर्स को भी खो रहा है, और वो हम आए दिन इसकी खबरें जानते रहते हैं। एक ट्विटर रिसर्च के मुताबिक इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स और टिकटॉक की तरफ ये यूजर्स मुड़े हैं। क्यों मुड़े हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आखिर कहां जा रहे हैं यूजर्स? क्या मस्क की एंट्री ट्विटर के लिए फायदे का सौदा होगी? क्या ये एंट्री किसी तरह की शंका या डर का माहौल ट्विटर यूजर्स के मन में पैदा करेगी, बड़ी बड़ी हस्तियों के मन में पैदा करेगी? क्या ट्विटर में अब बड़े बदलाव का समय आने वाला है? ये सब बातें हम आपको बताएंगे। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक शानदार एक्सपर्ट का एक पैनल जुड़ गया है।
और हमारे साथ इस वक्त जाने माने इन्फ्लुएंसर्स पारस जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। इन मेहमानों की मैं तरफ रुक करूँ। सबसे पहले पारस, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप तो लगभग सभी सोशल मीडिया को अपने लेवल पर टेस्ट भी कर चुके हैं। ट्विटर से मोहभंग के पीछे की वजह किस तरह से देख रहे हैं? क्या कंटेंट को रखने की लिमिटेशन वो वजह है? इंफॉर्मेशन को अट्रैक्टिव ढंग से पेश नहीं कर पाना फैक्टर है, या ढेर सारी और वजह हैं जो हम आपसे समझना चाहेंगे? जो सबसे पहला जो टॉक्सिक सोशल मीडिया था ना, जो टॉक्सिक सोशल मीडिया का इन्वेंशन हुआ था, वो आई थिंक वो ट्विटर से हुआ था। आई थिंक सो द प्रॉब्लम इज ट्विटर पे जब भी जाओ, अगर आपको ऐसा लगता है आपका दिन बड़ा अच्छा जा रहा है, बड़े खुश हो आप दिन में, अगर आपको थोड़ी एंजाइटी और स्ट्रेस है, जस्ट गो ऑन ट्विटर। नाउ द थिंग इज द रीजन इट बिकेम इररेलेवेंट इज बिकॉज ये जो जेन ज़ी है, इफ यू नोटिस अ लॉट ऑफ ट्विटर यूजर्स आर इन देयर अर्ली 40s लेट 30s, वो वाली जनरेशन जहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिविज्म था, आर्मचेयर एक्टिविज्म था, हर चीज के बारे में कुछ उसको करना था, घर से बाहर निकलते नहीं थे, आर्मचेयर एक्टिविज्म कर दिया, रीट्वीट एंड मूव ऑन। इस जनरेशन के लिए जो सबसे बड़ा चीज ट्विटर फेमस था वो था ओपिनियन। बट फॉर दिस जनरेशन द होल आइडिया ऑफ ओपिनियन इटसेल्फ हैज चेंज। अब ये मानना है जेन ज़ी का, भाई अगर हमने आपसे ओपिनियन नहीं पूछा किस बारे में, मत दो। सो आई डोंट वांट टू हैव योर ओपिनियन अबाउट माय लाइफ। सो द थिंग विद ट्विटर इज बिकॉज ये जो सोशल मीडिया का ये जो ट्रेंड है नाउ अबाउट बीइंग नॉन टॉक्सिक, अबाउट बीइंग हैप्पियर, अबाउट बीइंग फ्रेंडलियर, अबाउट बीइंग पॉजिटिव, ट्विटर का तो एंटायर एग्जिस्टेंस ऑफ ट्विटर वाज अबाउट द फैक्ट ये गड़बड़ है, एयरलाइन पे लगेज नहीं आया, ट्वीट कर दो, गड्ढे पॉटहोल रेस पे ट्वीट कर दो। इट वाज नॉट रियली एवर फॉर समथिंग मोर पॉजिटिव। सो आई थिंक दैट वाज वन थिंग। जो दूसरी बात, इवन एज एन इन्फ्लुएंसर, मैं जब पिछले 2-3 साल के बारे में अपने बारे में सोचता हूँ, आई डोंट थिंक आई हैव एवर हैड एन एजेंसी जिसने मुझे फोन करके बोला हम आपको 1 लाख रुपए दे देंगे, आप ट्वीट कर दो, बिकॉज उसकी रेलेवेंस इस जनरेशन के साथ बिल्कुल ही खत्म हो गई। ना उस पे आप फोटोज डाल सकते हो जो ट्रेंड करते हैं, ना वीडियोस डाल सकते हो कोई ट्रेंड करते हैं। मेरी बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड है शगुन, वो मेरा हमेशा मजाक उड़ाती थी कि सारे सोशल मीडिया पे तुम हर जगह वेरीफाइड हो, ट्विटर पे वेरीफाइड क्यों नहीं? अच्छा, बिकॉज आई थिंक ट्विटर पे सिर्फ बुरी न्यूज ज्यादा ट्रेंड करती है। अगर अच्छी चीजें बता रहे हो, कुछ सिखा रहे हो, द प्लेटफॉर्म नेवर रियली गेव मोर रेलेवेंस टू creators, and today social media is all about creators. It's not about people who are ranting. आज सोशल मीडिया उन लोग के लिए जो कंप्लेन कर रहे हैं, स्ट्रेस आउट कर रहे हैं, क्रिएटिविटी के लिए और क्रिएटर इकोनॉमी के लिए ट्विटर है ही नहीं, उसके लिए बना ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे इररेलेवेंट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बड़ी बात है, और जाहिर सी बात है कि इन सब को समझना बेहद ज़रूरी है कि जिस तरह से ये टॉक्सिसिटी समझ में आ रही है, उन सब को किस तरह से देखना होगा। पारस तोमर तो हमारे साथ ही, हमारे साथ 2 बेहद और ख़ास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जैस्मीन ड्वाडा हैं जो कि डिजिटल मार्केटर हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ उत्पल खोत साहब हैं जो कि सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। उत्पल जी और इसके साथ ही जैस्मीन, आपका भी दोनों का बहुत बहुत स्वागत। उत्पल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक जो चीज़ है जिसके बारे में पारस बता रहे थे कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको समझना होगा। अगर हम सोशल मीडिया पर यूजर्स की संख्या देखें तो ट्विटर वैसे ही तीसरे नंबर पर है। क्या वो फैक्टर्स है जो ट्विटर से जो आम यूजर्स है वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है? किन फैक्टर्स को आप देखते हैं? नमस्ते। पहले एक परिचर्चा में भी हमारा डिस्कशन हुआ था जब मैंने ये टॉपिक रखा था सामने, और ट्विटर को अपना ओवरऑल जो लुक है, जो फीचर्स है, उसको अपग्रेड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिकॉज अभी क्या हुआ है कि टिकटॉक के इंडिया से चले जाने के बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक ने काफी हद तक जो रील्स वाला फैक्टर है उसको इतनी अच्छी तरीके से ऊपर लाया है, जिस वजह से उन्होंने ना सिर्फ अपनी करंट ऑडियंस को होल्ड करके रखा है, बल्कि नई ऑडियंस भी उनके पास आ रही है। वहीं पे ट्विटर ने जो बेसिक चेंजेस करे हैं उसमें, उसकी वजह से उनके फॉलोअर्स बेस में इजाफा नहीं हुआ है। रादर पीपल हैव स्टार्टेड उनको छोड़ के जा रहे हैं और वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि अपनी बात इफेक्टिवली कहने का वीडियो जरिए जो रील्स के वजह से जो तरीका मिला है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, वैसा भी उतना इफेक्टिवली ट्विटर पे आया नहीं। तो वो एक मेजर वजह है कि जिस वजह से ट्विटर से फॉल आउट हो रहा है, और वो एक 20 से 30 साल का जो वर्ग है युवाओं का, वो उस तरफ से स्विच हो रहा है। और इसका हमको कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखने को भी मिलता है कि इंस्टाग्राम में ज्यादा करके इजाफा हो रहा है। यहाँ से गया हुआ जो वर्ग है वहां शिफ्ट हो रहा है। तो
वो लोग अभी इंस्टाग्राम थोड़ा स्पेंड कर रहे हैं। जैस्मिन, मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्या ट्विटर में जो मॉनेटरी बेनिफिट ना दे पाना बाकी प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले, क्या ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो ये नेक्स्ट जेन है उसको कहीं ना कहीं ट्विटर से उसका मोह भंग इस वजह से कम होता जा रहा है? जी, मेन चीज़ ये है कि ट्विटर जो है इसका जो मेन रेवेन्यू अर्निंग सोर्स जो था वो था क्रिप्टो करेंसी के लिए ट्विटर एक बहुत अच्छे क्रिप्टो टिप्स और क्रिप्टो प्राइसिंग वगैरह दिया करता था। अभी क्या हो गया, जून से क्रिप्टो का क्रैश हो गया और तभी से आप देखोगे कि एकदम इंटरेस्ट एकदम डिक्लाइन, यानी कि एकदम ना के बराबर होने लग गया है। क्रिप्टो में क्या अभी ट्विटर में क्या हो रहा है आज की तारीख में कि ट्विटर वाज अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर पीपल, सेलिब्रिटीज, अपने जो अच्छे अच्छे कंटेंट जो डालते थे उनको, अगर आप कोई कंटेंट डालते हो ट्विटर के ऊपर तो जैसा पारस जी ने बताया, रोस्टिंग शुरू हो जाती है, ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। और क्या है, अगर किसी सेलिब्रिटी ने कुछ अच्छा कंटेंट डाला है तो उसको एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस मिलता है। इसलिए सारे लोग, अच्छे लोग वो प्लेटफॉर्म को छोड़ के जा रहे हैं। अगर अभी आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर सेलिब्रिटीज नहीं रहेंगे, अगर आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर अच्छा कंटेंट नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली आपका रेवेन्यू गिरना ही गिरना है। दूसरा ये हो रहा है कि आपका NSFW कंटेंट, जिसको बोलते हैं नॉट सेफ फॉर वर्क कंटेंट, यानी एडल्ट के, क्योंकि उनको वल्गर कमेंट्स मिलते जा रहे हैं और ये ट्विटर जो है उसको फिल्टरिंग नहीं कर रहा है। ये सारे के सारे रीजंस है जो आप बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो कि इसकी वजह से रेवेन्यू जो है जनरेशन कम हो रहा है। और लेकिन ट्विटर ने कुछ अच्छे ये इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, एलन मस्क के शायद आने से कुछ फर्क पड़ जाए। नवंबर 2021 में उन्होंने ये चालू किया था, NFT इमेजेस को अपने ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर अपलोड करने का परमिशन दे दिया है, जिससे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट मुझे देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक कि ट्विटर का कहना है कि लोगों को आज की तारीख में जो उनका पोर्टफोलियो जो कम हो रहा है या फिर जो है उसका एक ही रीजन है, और वो ये कहते हैं कि भाई जो फेक अकाउंट्स है और जो बैड अकाउंट्स है उन अकाउंट्स को हम लोग डिलीट कर रहे हैं और आगे चल के ट्विटर का फ्यूचर ब्राइट है, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल। तो एलन मस्क के आगमन को जैस्मिन तो पॉजिटिव ले रहे हैं। पारस, मैं आपके पास भी आऊँगा और इसके साथ ही उत्पल सर आपके पास भी आऊँगा। पारस, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, एलन मस्क के ट्विटर से जुड़ने और उनके पूरे जो हाल फिलहाल की बातें हैं या ट्विटर को लेकर वो जिस तरह से अपनी अप्रोच बताते हैं, उसको लेके यूजर्स, इन्फ्लुएंसर्स में किसी तरह की शंका या किसी तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं क्या इस तरह की डिबेट चल रही है आप लोगों के बीच में? So Elon Musk, Gen Z के लिए, to be honest with you, at least in my Mumbai creator circle and all, nobody really cares about the Elon Musk aspect because वो cryptos के लिए अच्छा है, his thing with space is very interesting, what he wants to do is very cool. But ये वाली जो generation है, इनके लिए actually they don't connect with an Elon Musk at all, at least not in Indian context. पर मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, I wanted to tell you as a creator and as a user, वहाँ Twitter की बैंड बज क्यों रही है? पहली बात as a creator, बाकी सारे प्लेटफॉर्म हमको 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपए देते हैं just to be on the platform. मैंने कभी किसी से नहीं सुना कि मेरे को Twitter इतने लाख देता है हर महीने just to tweet. तो as a creator, you have no incentive to be on Twitter, बात वहीं पे खत्म होगी। तो दूसरी बात है, अब ट्विटर का तो काम ही पढ़ना है। अब रीडिंग तो in any case we know this going on a decline, right? We all know that people aren't reading so much. जो consumption pattern है ना, वो अच्छा है बुरा है वो अलग बात है, पर जो consumption pattern है that has become video first. Video first इतना ज्यादा कि Facebook ने, Instagram ने, they've actually started pushing video content much more than even text content Facebook और Instagram पे। तो अगर आप कोई पोस्ट डालते हो Instagram पे ना, जिसमें आपने लिखी हुई टेक्स्ट या फोटो डालते हो, even the photo doesn't trend. अगर आप Facebook पे कोई लंबी ऐसे लिख रहे हो, ब्लॉग लिख रहे हो, even that doesn't trend because video is trending more. So as a consumer, in any case, the moment Twitter is only a text-heavy platform, फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात जो है, ट्विटर पे कुछ भी डाल दिया, people generally, I feel just everyone on Twitter is just like really angry and frustrated with life. I don't know why. So what also happens is in a world today, यहाँ पे social media पे so many people want validation. हम क्या चाहते हैं creators? मैं कुछ डालूं, वो वायरल हो जाए, ट्रेंड करे, लोगों को पसंद आए, ये हो, वो एल्गोरिथम ट्विटर का है ही नहीं। Insta पे if I put up a reel, if I put up a Paris के उसके video, if I say आप अपने health को कैसे benefit कर सकते हैं, how you can lose weight, people start using that content, they start sharing it, they start saving it, आपको traction बढ़ता है। As a creator, you're incentivized emotionally also and financially also. अभी जो Elon Musk का जो है, जो Tesla है, ये है वो है, this again is part of an older generation जिसको उन चीजों में interest है। The average 19-year-old is not sitting in Mumbai और छत्तीसगढ़ और शिमला and thinking what Elon Musk is doing because वो platform उन्हें as a user या as a creator कोई incentive देता ही नहीं है।